आज हम आपको कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान यूनिट 2 भूगोल अध्याय 3 अप्रवाह के बारे में आपको अध्ययन कराएंगे। सबसे पहले हमें जानना है अप्रवाह क्या है। भूगोल में अप्रवाह शब्द का प्रयोग किसी नदी तंत्र की व्याख्या करने के लिए किया जाता है। अप्रवाह मीन्स मतलब किसी भी नदी को एक्सप्लेन करने के लिए कि या किसी भी नदी की व्याख्या करने के लिए अप्रवाह शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसी नदी तंत्र द्वारा जितने क्षेत्र में जल ग्रहण किया जाता है, कह सकते हैं कि नदी का जो क्षेत्र होता है, विस्तार होता है, उसमें जितना भी जल ग्रहण किया जाता है उस क्षेत्र से संबंधित नदी तंत्र का प्रवाह क्षेत्र अथवा अप्रवाह द्रोणी कहलाता है। कह सकते हैं कि साधारण शब्दों में कि नदी का जो विस्तार क्षेत्र होता है जिसमें जल ग्रहण किया होता है उससे संबंधित अप्रवाह क्षेत्र को अप्रवाह द्रोणी कहते हैं। जल विभाजक द्वारा दो अप्रवाह द्रोणियों का विभाजन होता है। जल विभाजक के अंतर्गत वर्षा जल का विभाजन करने वाले पर्वत श्रेणियाँ और पठार आते हैं। विश्व की सबसे बड़ी अप्रवाह द्रोणी अमेजन नदी की मानी जाती है। विश्व की सबसे बड़ी जो द्रोणी मानी जाती है वह अमेजन नदी की मानी जाती है। भारत में सबसे बड़ी अप्रवाह द्रोणी गंगा नदी की है। अप्रवाह प्रतिरूप क्या होता है? अप्रवाह प्रतिरूप में धारा एक निश्चित प्रतिरूप को निर्मित करती है जो उस क्षेत्र की भूमि की ढाल, जलवायु संबंधित आवश्यकताओं, साथ ही साथ अंतःस्थ शैल संरचना पर आधारित होता है। अप्रवाह प्रतिरूप को निम्नलिखित 4 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला है द्रुमाकृति अप्रवाह प्रतिरूप। जब धाराएं किसी स्थान के भूस्थल के ढाल के अनुरूप बहती है तो द्रुमाकृति प्रतिरूप का निर्माण होता है। इस अप्रतिरूप के मुख्य धारा उसकी सहायक नदियों और एक वृक्ष की शाखाओं की भांति अप्रतीत होती है। दूसरा है हमारे पास जालीनुमा अप्रवाह प्रतिरूप। जब सहायक नदियाँ मुख्य और नदी से समकोण पर मिलती है तब जालीनुमा प्रतिरूप का निर्माण होता है। जालीनुमा प्रतिरूप वहाँ विकसित होते हैं जहाँ कठोर और मुलायम चट्टान समानांतर पाई जाती है। थर्ड है हमारे पास आयताकार अप्रवाह प्रतिरूप। यह प्रतिरूप प्रबल संधित और शैली और भूभाग पर विकसित होता है। हमारे पास अरीय अप्रवाह प्रतिरूप। यह प्रतिरूप तब विकसित होता है जब केंद्रीय शिखर अथवा गुंबद जैसी संरचनाओं और विभिन्न दशाओं में प्रभावित होने लगती है। भारत में अप्रवाह तंत्र कौन कौन से हैं? भौगोलिक आकृतियों के अनुसार भारत में अप्रवाह तंत्र को निम्नलिखित और 2 प्रकार से विभक्त किया जा सकता है। पहला है हमारे पास हिमालय की नदियाँ। हिमालय की नदियों में भारत के 2 प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से अलग है। अगर हम बात करें उत्तर भारत की नदियों की और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है। हिमालय की अधिकांश नदियाँ बारहमासी और नदियाँ होती है। हमने बात की है कि हिमालय की जो नदियाँ होती है वह बारहमासी होती है। क्या दोनों में क्या आप देख सकते हैं कि दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर देखना हमें पता चलता है कि उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियों में किस प्रकार से विभिन्नता पाई जाती है। उत्तर भारत की नदियों में सदाबहारी और नदियाँ होती हैं जिनमें पूरे साल पानी चलता है, जबकि जो दक्षिण भारत की नदियाँ है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, वह और वर्षा पर आधारित होती है। जब वर्षा होती है तभी उन नदियों में पानी देखने को मिलता है। इसके साथ साथ क्योंकि और इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाली बर्फ़, जो उत्तर भारत की नदियां है उनमें पानी सदाबहारी क्यों होती है, उनमें लगातार पानी क्यों बहता है, उनमें सदा पानी क्यों रहता है कि जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत पर जो बर्फ़ है, ग्लेशियर्स है, वो लगातार पिघलते रहते हैं और पिघलने रहने के कारण जो उत्तर भारत की नदियाँ है उनमें पानी बहता रहता है। हिम और द्वारा जल और प्राप्त होता रहता है। हिमालय की 2 प्रमुख और नदियाँ सिंधु ब्रह्मपुत्र पर्वतीय श्रृंखलाओं के उत्तरी भाग से निकलती है। हिमालय पर्वत की जो नदियाँ है, अधिकांश नदियाँ वह हिमालय पर्वतों से निकलती है। ठीक है, हिमालय पर्वतों से निकलने के कारण, क्योंकि हिमालय पर्वत पर बर्फ़ जमा रहने के कारण उनमें सदा पानी बहता रहता है।
इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया है। हिमालय की नदियों अपनी ओर उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के और लंबे रास्ते को तय करती है। ये अपने मार्ग के ऊपर और भाग में तेज अपरदन क्रिया करती है। अपने साथ वह भारी मात्रा में सिल्ट बालू का संवहन करती है। मध्य एवं तथा निचले भागों में नदियाँ विसर्प और गोखुर झील तथा अपने और बाढ़ वाले और मैदानों में बहुत से अन्य और निरपेक्ष काला आकृतियों का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय की अधिकतर नदियाँ मौसमी होती है। जैसे कि हमने पूर्व में बताया है कि जो प्रायद्वीपीय दक्षिण भारत की नदियाँ होती है वह मौसमी होती है, जो मौसम या वर्षा ऋतु के आ जाने पर ही उनमें जल का प्रवाह होता है। आगे शुष्क मौसम में बड़ी और नदियों का जल भी और घटकर छोटी छोटी और धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय और नदियों की लंबाई कम है और ये नदियाँ छिछली है। प्रायद्वीपीय और नदियों में से और कुछ केंद्रीय और उच्च भूमि से निकलती है, पश्चिम की ओर बहती है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर और नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। हिमालय की नदियाँ कौन कौन सी है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली और मुख्य नदियाँ हैं। बात हो रही है हिमालय की नदियों की बात हो रही है कि हिमालय की जो नदियाँ है वह क्या है, कहाँ से निकल रही है, उसके बारे में बताया गया है। हिमालय पर्वत से निकलती है, ठीक है, जिसमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो है मुख्य नदियाँ मानी गई है। ये नदियाँ लंबी है, अनेक महत्वपूर्ण तथा बड़ी और सहायक नदियों और लाकर इनमें मिलती है। किसी नदी और उसकी और सहायक नदियों को संयुक्त रूप से नदी तंत्र कहते हैं। सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर और झील के पास है। तिब्बत के और इस नदी को और सिंगी खम्बान कहा जाता है और यह नदी अपने उद्गम स्थान से पश्चिम दिशा में बहती है भारत में और इसका प्रवेश जम्मू कश्मीर से होता है और इस नदी में और जास्कर और नुब्रा और श्योक और तथा हुंजा और जैसी सहायक नदियाँ और सिंधु नदी से मिलती है। सिंधु नदी और पाकिस्तान में बलूचिस्तान तथा और गिलगिट से बहती हुई और अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है, जिसकी और प्रमुख सहायक नदियाँ सतलज, व्यास, रावी और चेनाब और झेलम आपस में मिठानकोट पाकिस्तान के पास मिलती है। जिसके बाद सिंधु नदी तंत्र के बहाव को दिशा में परिवर्तन आ जाता है और जिसके फलस्वरूप यह और दक्षिण की ओर बहने लगती है। अतः अंत में कराची से पूर्व दिशा की ओर अरब सागर में मिल जाती है। अब बात करेंगे गंगा नदी तंत्र। पहले हमने पढ़ा है सिंधु नदी तंत्र, अब हम बात कर रहे हैं गंगा नदी तंत्र की। गंगा नदी अपनी और जल और प्रणाली सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। यह है और नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के समीप गोमुख हिमनद से निकलती है। गंगा नदी की बात हो रही है। अगर हम बात करें, क्वेश्चंस कभी आता है कि उत्तर भारत की या भारत की और सबसे लंबी नदी या भारत की सबसे और प्राचीन नदी कौन सी है, तो वह गंगा, ठीक है। और यह कहाँ से निकल रही है? यह उत्तरकाशी जिले के समीप गोमुख हिमनद से निकलती है और यह भगीरथी के नाम से जानी जाती है। देवप्रयाग में यह और अलकनंदा नदी में से मिलकर गंगा के नाम से जानी जाती है। हरिद्वार के पास गंगा नदी पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी की लंबाई लगभग और 2500 किलोमीटर है और जिसमें यमुना, घाघरा और गंडक और कोसी जैसी प्रमुख नदियां आकर मिल जाती है और ये सभी और सहायक नदियां हिमालय पर्वत और श्रृंखला से निकलती है। ये गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है। घाघरा, गंडक और तथा कोसी का उद्गम और नेपाल में हिमालय से हुआ है। यमुना और इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के गंगा में मिल और जाती है। यमुना नदी और हिमालय की यमुनोत्री हिमानी ओर से निकलती है। यमुना गंगा की सबसे और बड़ी सहायक नदी है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से गंगा की प्रमुख और सहायक नदियों में चंबल, बेतवा और सोन सम्मिलित है। ये नदियाँ अर्ध शुष्क और क्षेत्रों से निकलती है। इन नदियों की लंबाई कम होने के साथ साथ ही इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। आगे हम बात करेंगे अंततः और इन नदियों की विशाल जल राशि बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये सारी नदियाँ गंगा, यमुना, सरस्वती जितनी भी नदियाँ, इन नदियों का पानी जो है बंगाल की खाड़ी में जल राशि के रूप में बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए और डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वह सुंदरवन डेल्टा है और साथ ही साथ भारत का भी सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा माना गया है। आगे हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। दुनिया की और सबसे और बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी से मानसरोवर के पास हुआ है। यह स्रोत सिंधु और सतलज नदी के स्रोत के समीप है। ब्रह्मपुत्र का अधिकांश भाग भारतीय सीमा से बाहर है। ब्रह्मपुत्र नदी और हिमालय पर्वत और श्रृंखला के समानांतर पूर्व दिशा में बहती है। तिब्बत और स्थित
नामचा और 12वां शिखर 7,757 और मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू आकार में मुड़ जाती है और यह भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश में गार्ज और महाखंड के द्वारा और प्रवेश करती है और यह और दिहांग कहा जाता है। उसके साथ साथ ही अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदियों की। प्रायद्वीपीय नदियाँ किस प्रकार की नदी है? प्रायद्वीपीय भारत के मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है जो पश्चिमी और तट के समीप उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकांश प्रमुख नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी और पूर्व दिशा की ओर बहती है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ और अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। पश्चिमी और घाट के से पश्चिमी दिशा के बहने वाली अनेक छोटी धाराएं नर्मदा और ताप्ती, जिससे ये दो बड़ी और नदियां हैं जो और की पश्चिम की ओर बहती है और ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। प्रायद्वीप नदियों की अप्रवाह द्रोणी आकार में अपेक्षाकृत छोटी है। प्रायद्वीपीय नदियों का मुख्य और द्रोणी निम्नलिखित है। नंबर 1 पर आता है नर्मदा द्रोणी। नर्मदा का उद्गम और मध्य प्रदेश के अमरकंटक और पहाड़ी के समीप है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी का निर्माण करती है और समुद्र और तक पहुँचने के क्रम में यह और नदी और बहुत से दर्शनीय और स्थलों को निर्मित करती है। जबलपुर के समीप संगमरमर के शैलों में यह और नदी और गहरे गॉर्ज से बहती है। दूसरा है हमारे पास तापी और द्रोणी। क्या है? तापी का उद्गम और मध्य प्रदेश के और बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में हुआ है। यह भी और नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश और घाटी में बहती है, लेकिन और इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में है। थर्ड है हमारे पास गोदावरी द्रोणी। गोदावरी और सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह और महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है, जिसकी लंबाई लगभग और 1500 किलोमीटर है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है हमारे पास महानदी द्रोणी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है। यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की और लंबाई 860 किलोमीटर है, जिसकी अप्रवाह द्रोणी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ और झारखंड और उड़ीसा में है। नेक्स्ट है हमारे पास कृष्णा द्रोणी। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग और 1400 किलोमीटर और बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा और कोयना तथा घाट प्रभा और मूसी और भीमा कुछ मुख्य और सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है कावेरी द्रोणी। कावेरी पश्चिमी घाट के और ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु के और कुडलूर के दक्षिण में और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। अब हम बात करेंगे झीलों की। झीलें क्या होती है? पृथ्वी की सतह, झील की बात हो रही है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले हिस्सों, यानी कि पृथ्वी की जो सतह है उस पृथ्वी की सतह से गर्त वाले, गर्त मतलब जो है गहरे और जो भाग होते हैं उनके बारे में हो रहा है कि और गर्त वाले हिस्सों में जहाँ जल एकत्र हो जाता है, यानी कह सकते हैं कि पृथ्वी का वह भाग जो गहरा है, ठीक है, जो गहरा है जिसमें पानी रुका हुआ है, ठीक है, और पानी रुका होने के कारण जो एकत्र हो जाता है, वहाँ पर पानी बहुत सारी मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, उसे झील कहते हैं। जहाँ पर पानी बहुत सारा इकट्ठा हुआ रहता है तो उस क्षेत्र को झील के नाम से जाना जाता है। विशाल आकार वाले झीलों को समुद्र कहा जाता है। जो विशालकाय होता है, जो विशालकाय क्षेत्र होता है जिसमें पानी विशाल रूप से होता है, उस क्षेत्र को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन सागर, मृत सागर और अरल सागर। अधिकांश झीलें स्थायी होती है एवं कुछ में केवल और वर्षा ऋतु में ही और पानी होता है। अंतर्दर्शीय और प्रवाह वाले और अर्धशुष्क और क्षेत्रों में द्रोणी और वाले और झील इसके उदाहरण हैं। भारत में कई प्रकार की झीलें पाई जाती है, जैसे गोखुर झील, लैगून झील, मौसमी और वैकृत्रिम झील इत्यादि, जिसके संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। गोखुर झील क्या होती है? विसर्प और आकार वाली। विसर्प मीन्स मतलब होता है जिस प्रकार से सर्प जो होता है अपनी आकृति को लेकर चलता है, जैसे सर्प ऐसे चलता है तो उसको हम कह सकते हैं टेढ़ा मेढ़ा, किसी भी चीज़ को टेढ़े मेढ़े रूप से जो आकार होता है उसको विसर्प के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही गोखुर झील का भी जो निर्माण हुआ वो विसर्प आकृति के रूप में हुआ है और नदी और बाढ़ वाले क्षेत्रों को काटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। लैगून झील सिफ्ट और तथा और बार या रोधिका द्वारा लैगून का निर्माण होता है। सिफ्ट एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे धरती पर कुछ हिस्सा समुद्र में चला जाता है। चिल्का झील उड़ीसा, पुलिकट झील तथा और कैरूल झील आंध्र प्रदेश और लैगून झील के उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारे पास मौसमी झील। अंतर्देशीय और भागों वाले और झीलों कभी और कभी मौसमी होती है। राजस्थान की सांबर झील इसका उदाहरण है। यह एक लवणीय जल और वाली झील है जिसका पानी जो है खारा होता है, उसको एक लवणीय और झील के नाम से जाना जाता है और इसके जल का उपयोग नमक बनाने के लिए किया जाता है। मीठे और पानी की झील। नेक्स्ट है हमारे पास मीठे पानी की अधिकांश झीलें
हिमालय और क्षेत्र में हैं, जिनका निर्माण मुख्यतः हिमानी द्वारा होता है। हिमानी मीन्स मतलब बर्फ की नदियों के द्वारा होता है। हिमानी और हिमनद द्वारा गहरे द्रोणी और बनाने पर और इस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है तथा इसके बाद में हिम और पिघलने से यह द्रोणी और भर जाती है, जिसके विपरीत जम्मू कश्मीर में वूलर झील और भूगर्भीय और क्रियाओं से निर्मित झील है। यह और भारत की सबसे मीठे और पानी की प्राकृतिक झील है। मीठे पानी की अन्य महत्वपूर्ण और झील डल झील, नैनीताल और तथा और भीमताल, लोकताल और साथ ही साथ और बड़ा पानी है। नेक्स्ट है हमारे पास मानव निर्मित कृत्रिम झील कौन सी होती है। कुछ झीलों का निर्माण जो होता है नेचुरल होता है, प्रकृति के द्वारा होता है, उन्हें प्राकृतिक झील कहते हैं। लेकिन कुछ झीलों का निर्माण मनुष्य द्वारा होता है। मनुष्य उनका स्वरूप तैयार करता है या मनुष्य उनकी जो है असलाकृतियों को तैयार करता है। तो इस प्रकार की और झीलों को मानव और निर्मित और कृत्रिम झील के नाम से जाना जाता है। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और निर्मित और झील को मानव और निर्मित और कृत्रिम झील कहते हैं। इसका एक उदाहरण गुरु गोविंद और सागर हिमाचल प्रदेश है। झीलों का महत्व, झील किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है। मानव जीवन में झीलों का विशेष महत्व है। कैसे है? मानव और जीवन के लिए झीलें बहुत ही अधिक लाभदायक है। यह नदी के बहाव को सुचारू और बनाने में सहायक होती है। नदी का जो बहाव होता है उसको सुचारू रूप देने के लिए यह सहायक होती है। बहुत अधिक और वर्षा तथा सूखा और इन दोनों ही स्थिति में यह हमारे लिए लाभदायक होती है। या अत्यधिक बारिश हो रही है तो वहाँ पर पानी चला जाता है, जिससे पानी के बाढ़ की स्थिति को कम किया जा सकता है। साथ ही साथ सूखे की स्थिति में भी उन क्षेत्रों से पानी को निकाल कर पीने के लिए और सिंचाई के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। तो इस प्रकार से झील हमारे लिए सूखे में और बाढ़ की स्थिति में दोनों ही हमारे लिए लाभदायक होती है। आगे, अत्यधिक वर्षा के समय और जहाँ और यह बाढ़ को रोकती है, वहीं सूखे के मौसम में पानी के और बहाव को संतुलित करती है। झीलों का प्रयोग और जल विद्युत उत्पादन और करने में किया जाता है। यह जलीय परितंत्र को सुनिश्चित और रखने के साथ साथ ही आसपास के क्षेत्रीय जलवायु को भी सामान्य बनाती है। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटन को बढ़ावा देती है। आगे हम बात करेंगे नदियों की अर्थव्यवस्था में क्या और महत्वपूर्ण भूमिका है। मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। अगर हम बात करें मानव के इतिहास की, तो मानव इतिहास में अगर हम मानव इतिहास की अगर हम अध्ययन करें तो कहीं ना कहीं नदियों का विशेष महत्व रहा है मानव के जीवन में। वो किस प्रकार से रहा है? नदियों का जल मूल और प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक जो संसाधन है उन संसाधनों में जल भी आवश्यक और महत्वपूर्ण साधन है और मानवीय क्रियाकलापों के लिए जल आवश्यक है। मानव की जो भी क्रियाकलापें होती है उनमें सभी क्रियाओं को पूरा करने में जल विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। और यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल में ही और लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। यही कारण है कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ठीक है। आगे, नदियों के और तट पर और बसे गांव अब बड़े और शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। भारत जैसे देश के लिए जहां और भी अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहां सिंचाई और नौ परिवहन, जल विद्युत और निर्माण में नदियों का महत्व बहुत अधिक है। अब बात करेंगे नदी प्रदूषण की। नदी जल की घरेलू यानी कि नदी प्रदूषण, साथ ही साथ कह सकते हैं कि नदियों का विशेष महत्व तो रहा है मानव के जीवन में, लेकिन मानव ने भी नदियों को कहीं ना कहीं प्रदूषित किया है। आधुनिक समय में उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, जल पर क्या प्रभाव पड़ा है, नदियों पर मनुष्य का क्या प्रभाव पड़ा है, तो हम बात करते हैं नदी जल की घरेलू, नागरिक और औद्योगिक एवं खेती के लिए और बढ़ती मांग स्वाभाविक रूप से जल की गुणवत्ता पर प्रभाव डालती है। जिस प्रकार से आधुनिक समय में नगरीकरण, औद्योगिकरण बढ़ जाने से कह सकते हैं कि जल संसाधन पर मनुष्य की मांग बढ़ी है। जल संसाधन को मनुष्य की जो आवश्यकता है, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जल संसाधन की मांग बढ़ी है और जल संसाधन की मांग बढ़ने से कहीं ना कहीं गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ा है। नदियों से लगातार जल का दोहन किया जा रहा है। नदियों के जल को जो है लगातार प्रयोग में लाया जा रहा है, उद्योगों में, नगरों में, ठीक है, अन्य किसी भी प्रकार के क्रियाकलापों में नदियों के जल को प्रयोग में लाया जा रहा है, जिसके साथ ही साथ नदियों के जल की गुणवत्ता में कहीं ना कहीं कमी आई है, जिससे और उसके जल स्तर में गिरावट आ रही है, जिससे न केवल और जल की गुणवत्ता प्रभावित होती है अपितु नदी की स्वच्छता और स्वच्छ और कारण अक्षमता पर भी प्रभाव पड़ा है। उदाहरण और समुचित और जल प्रवाह में गंगा का और जल लगभग 20% और किलोमीटर क्षेत्र में फैले और बड़े और शहरों की गंदगी को कम करने में सहायक हो जाता है, किंतु और बढ़ती और शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण और ऐसा भी नहीं हो पाता और बहुत सी नदियों में प्रदूषण का स्तर लगातार ही बढ़ता जा रहा है। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की। जल विभाजक क्या है? दो पड़ोसी अप्रभाव द्रोणियों के मध्य स्थित उस भूमि जिससे और उसकी अप्रभाव दिशा पृथक हो जाती है, जल विभाजक कहलाता है। अब बात हो रही है डेल्टा की। नदी के मुहाना, नदी का जो मुहावना होता है, ठीक है,
कह सकते हैं कि नदी का जो मुहावना होता है जहाँ पानी समुद्र में गिरता है, मुख पर निर्मित और त्रिभुजों का निरपेक्ष डेल्टा कहलाता है। जब नदियों का पानी समुद्र में गिरता है तो वहाँ पर नदियों का जो पानी होता है वो छोटी छोटी सरिताओं में बट जाता है। उन छोटी छोटी सरिताओं में बट जाने के कारण पानी की गति जो है धीमी हो जाती है और उन क्षेत्रों में उन छोटी छोटी सरिताओं के बीच बालू के टीले रह जाते हैं। उन टीलों को डेल्टा के नाम से जाना जाता है। मुहावना झील अथवा सागर में नदी का मिलन स्थल मुहावना कहलाता है। झील और सागर जब आपस में मिलते हैं उस क्षेत्र को, उस मिले हुए क्षेत्र को मुहावने के नाम से जाना जाता है। विसर्प क्या होता है? किसी नदी का घुमावदार भाग या वक्र जो सामान्यतः नदी के निचले और मार्ग से बनता है। विसर्प मीन्स मतलब होता है कि विसर्प मतलब होता है कि घूमकर चलना या अपने निचले भाग को छोड़कर दूसरी शेप ले लेना। ज्वार नदोन्मुख क्या होता है? नदी का मुहावना जिस पर नदी और बिना निरपेक्षण किसी सीधे और किनारों वाला अवमुख बनाती है, ज्वार नदोन्मुख कहलाता है। वितारिका क्या होता है? नदी द्वारा अपने मुहावने पर और बनाया गया प्रवाह मार्ग वितारिका कहा जाता है। जलप्रपात क्या होता है? जब नदी का पानी किसी ऊंचे जगह से निचले स्थान पर गिरता है तो जलप्रपात का निर्माण होता है। जब कह सकते हैं कि नदी का पानी ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, जब नदी का पानी किसी ऊंचे स्थान से निचले स्थान पर गिरता है तो उसे हम जलप्रपात के नाम से जानते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने आपको अप्रवाह तंत्र के बारे में आपको बताया और अप्रवाह के बारे में किस प्रकार से नदी द्रोणी, ठीक है, नदियों का आकार किस प्रकार से हिमालय पर्वत की नदियों का विशेषता और प्रायद्वीपीय और नदियों की विशेषताओं के बारे में हमने आपको आज अध्ययन कराया। आज हमारा यह अध्याय कंप्लीट हुआ और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।